हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर्स को लेके, जो डेली का डोज 2 जुलाई के नाम से आपके सामने उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अगर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करो या फिर किसी पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें विशेषकर अगर मैं बात करूं तो जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जेपीएससी के एग्ज़ाम शेड्यूल हैं जो अभी कुछ महीनों बाद, जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है ये अब काबू में होते जा रही है, तो कुछ महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद ही सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप हो जाएंगे। तो चाहे वो जेपीएससी का एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम्स हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में समान रूप से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर होता है उसे आप सीरियसली नहीं लेते हो। करंट अफेयर को आपको लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन बाद में फाइनली जब रिजल्ट बनता है तो आपको लगता है कि काश 2-3 क्वेश्चन और सही हो गए होते तो मैं फाइनली सेलेक्ट हो जाता। तो इसलिए करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है और इस पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। डेली आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ डेली के डोज के नाम से, और वो प्रतिदिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स होते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस को, जो ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें सेलेक्ट करते हैं जो पूछे जाने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है। ये नहीं कि आप वैसे ही तथ्यों को मगअप कर रहे हो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन रोज़ डिस्कस करते हैं, रोज़ चर्चा के लिए लाते हैं, जिससे आप वैसे ही क्वेश्चन को तैयार कर सको जिसको एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने सेशंस की ओर और शुरू करते हैं आज का प्रश्नों का सिलसिला। और जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम प्रश्नों को शुरू करते हैं उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल जो कोट है, जो आपको एक प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, जो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरता है, तो वो कोट है आपके स्क्रीन पे। अपने जीवन में जोखिम लो, यदि आप जीतते हो तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुल मिला के कहने का आशय ये है कि आप अपने जीवन में जब तक जोखिम नहीं लोगे तब तक हार और जीत का फैसला नहीं होता है। आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हो कि अभी समय अनुकूल नहीं है, जिस समय समय अनुकूल हो जाएगा उस समय मैं प्रयास करूंगा और सफल हो जाऊंगा। तो ऐसा अनुकूल समय किसी के जीवन में नहीं आता है। तो आपको हमेशा एक रिस्क लेना है, जैसे कि कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो आपको जोखिम लेने की आदत डालनी होगी। और आप जोखिम लोगे तो क्या होगा? दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सफल होगे, नहीं तो आप असफल हो जाओगे। यदि आप जीत जाओगे तो आप में नेतृत्व की क्षमता होगी, आप समाज को एक नया रास्ता दिखाओगे। और यदि आप हार जाते हो तो आप इतने इस काबिल बन जाते हो, आप उन रास्तों को, उन संघर्ष के माध्यम से जो आपने झेला है उससे आप इतने काबिल बन जाते हो कि आप दूसरे को मार्गदर्शन भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, जोखिम लेने में कोई भी हिचक नहीं रखनी है और बिना रिस्क के कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप जोखिम उठाने की आदत डालिए और अपना जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकलिए। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्नलिखित में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो कौन सी भारतीय महिला है, भारतीय मूल की महिला है, जिसे मिशिगन के पूर्वी जिलों के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है प्रोनीता गुप्ता, दूसरा सालिम डी कुमार, तीसरा माला अडीगा और चौथा नौरीन हसन। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपका काफ़ी कम समय लूँगा और आपको 10 क्वेश्चंस बताने हैं काफ़ी कम समय में, तो इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है सालिन डी कुमार। सालिन डी कुमार को हाल ही में मिशिगन का फेडरल जज नामित किया गया है
और सालिन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय महिला है बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस पद तक पहुंची है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली भारतीय महिला है जो इस पोस्ट पे पहुंची है, और यही नहीं क्योंकि ये पहली एशियाई भी हैं जो इस पोस्ट पे पहुंची हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम सालिन के करियर की बात करें तो उन्होंने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली थी और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट से मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की थी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है सालिन डी कुमार का नाम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में आईसीसी की तरफ से ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है और इसमें कौन सा वो बल्लेबाज है जो टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है केन विलियमसन, दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन है रविंद्र जडेजा और चौथा ऑप्शन है ऋषभ पंत। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है केन विलियमसन। केन विलियमसन जो टेस्ट मैचों में टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और अगर हम बात करें तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम की तरफ से ये खेलते हैं और ये टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं जो अभी ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है। और विलियमसन ने साउथम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और अगर हम बात करें भारतीय कप्तान विराट कोहली की तो ये चौथे स्थान पर बरकरार हैं और शीर्ष स्थान पर किसका नाम है तो वो है केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड से हैं। और इस सूची में रोहित शर्मा को छठा स्थान मिला है और ऋषभ पंत को 7वां स्थान मिला है। तो आपको याद रखना है केन विलियमसन का नाम जो इन्हें टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज ये बन गए हैं जो अभी ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न स्पोर्ट्स सेगमेंट से हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेशनल डॉक्टर्स डे ये डॉक्टरों के प्रति अपनी सहानुभूति और लोगों को एक डॉक्टर्स डे के क्या उसकी उपलब्धि हो सकती है और डॉक्टर्स का क्या योगदान है हमारे जीवन में, उसके तरफ एक ध्यान आकर्षित करने के लिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम नेशनल डॉक्टर्स डे को 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और इस दिन को मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान देना है और डॉक्टर समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें तो कोरोना महामारी के दौर में ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने करोड़ों जिंदगियों को बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस समय कोरोना में इनका जो रोल है वो आप एक भगवान के रूप में देख सकते हैं और ये बिना किसी अपने जान के परवाह किए देश सेवा में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें कि पहला नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया था तो इसे आपको याद रखना है, ये जुलाई 1991 में मनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसको दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा और चौथा कर्नाटक। तो नागालैंड का जो रीजन है उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि नागालैंड में अगर हम देखें जो उग्रवादी समूह है, अलगाववादी हैं, उनका हमेशा से वो एक उपद्रवी तत्व के रूप में यहाँ पे कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो नागालैंड राज्य जो है इस पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून जो है अफ्स्पा जिसे हम बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेड स्पेशल जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो कानून बना है इसके अंतर्गत 6
और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। और ये नागालैंड में इस तरह की घोषणाएं अक्सर हुआ करती है कि जब वो एक टर्बुलेंस से गुजर रहा है, वहाँ पे जो अलगाववादी या उग्रवादी जो गुट हैं वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ये प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें डिस्टर्ब करने का काम करते हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बिल्कुल भी योगदान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, अफ्स्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। और आपको बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफ्स्पा लागू है, जो स्पेशल जो कानून है सशस्त्र बलों के लिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये दशकों से लागू है नागालैंड में, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ चलाई जाती है जिससे देश हित को नुकसान होता है। तो इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं और वो अपने मिशन में सफल हो सकते हैं बिना किसी बाधा के। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि अफ्स्पा जो कानून है ये अगले 6 महीने के लिए फिर से लागू कर दिया गया है और पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसमें अर्जुन ठाकुर, राहुल सचदेवा, अभिमन्यु मिश्रा और चौथा है आर प्राज्ञानंदा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो भारतीय मूल के वो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये शतरंज में इस तरह का टर्म जो ग्रैंड मास्टर है, वो जब कोई खिताब जीतता है, अगर उसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर के उपाधि से उन्हें नवाजा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ प्रश्न के अनुसार अभिमन्यु मिश्रा की, तो भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के जीएम सर्गेई कार्जकिन के नाम था, जो उन्होंने 2002 में बनाया था। तो फ्रेंड्स, अभिमन्यु मिश्रा ने 30 जून 2021 को ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अभिमन्यु ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा है तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन ही थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत के अभिमन्यु मिश्रा हैं, ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विश्व स्तर पे। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है अभी हाल ही में? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा नाना साहब, तीसरा तात्या टोपे और चौथा गंगाधर राव। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के लिए इस स्टेशन का नाम, जिसका झांसी स्टेशन के नाम से हम जानते हैं, इसका प्रस्ताव भेजा गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय को कि अब जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा जाए। तो गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी सरकार इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया और फैजाबाद का नाम इन्होंने अयोध्या नामकरण किया था, पुनर्नामकरण किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो झांसी स्टेशन का नाम है वो स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना जो थी उनके नाम पर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है रेल मंत्रालय को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स, आकाशवाणी की अगर हम बात करें तो उसके महानिदेशक का पद किन्होंने संभाला है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला राजीव यादव, दूसरा अनुपम अग्निहोत्री, तीसरा राहुल सचदेवा और चौथा एन वेणुधर रेड्डी। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है एन वेणुधर रेड्डी। ये आपको याद रखना है। इन्हें आकाशवाणी का महानिदेशक का पदभार इन्होंने हाल ही में संभाला है। और अगर हम वेणुधर रेड्डी की बात करें तो ये भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी रह चुके हैं और ये 30 जून को इन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आकाशवाणी समाचार के प्रधान डीजी के तौर पर कार्यरत हैं वेणुधर रेड्डी
जिन्हें आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इससे पूर्व वह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और डीएवीपी में अतिरिक्त डीजी के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, एन वेणुधर रेड्डी, जिन्हें आकाशवाणी के महानिदेशक के तौर पर जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक, जिन्हें डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आईपीएस सचिन अतुलकर, दूसरा आईपीएस मुकुल गोयल, तीसरा आईपीएस मनोज कुमार और चौथा आईपीएस अमिताभ ठाकुर। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। इसमें आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में चयन किया गया है। और अगर मुकुल गोयल की बात करें, इनके करियर की बात करें, तो 1987 बैच के गोयल फिलहाल केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं और उनके वहां से रिलीव होने तक प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम देखेंगे। और गोयल की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और गोयल सपा के शासनकाल में 27 सितंबर 2013 से मई 2015 तक एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले महीनों में, उसमें ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है। आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल जो है, उन्हें उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में पदभार दिया गया है। तो जो भी अभी एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का, या फिर यूपी अपर की बात करें हम, या फिर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, तो इन सारे एग्जाम्स में ये जो स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है यूपी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, जून 2021 में संशोधित की गई फेम सेकेंड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं कि इसके तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसों के घटक को राज्य द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड को आवंटित किया गया है। ईसीएल के द्वारा मल्टीपल यूजर सेगमेंट के तहत 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की डिमांड की जाएगी। तीसरा है, ईसीएल के द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों को लक्षित किया जाएगा। चौथा है, फेम योजना के दूसरे चरण के तहत कुल आवंटित धनराशि का मात्र 22% धनराशि व्यय की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है, पहला है 1 और 3, दूसरा 2 और 4, तीसरा 1 और 2 और चौथा 1 और 4। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है उसे मैं आपको बता दूं, वो है 1 और 2। जो कथन 1 और 2 दिए गए हैं वो सही है फेम 2 योजना के संदर्भ में। तो पहला क्या है, इसके तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसों को घटक को राज्य द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को आवंटित किया गया है, ये सही कथन है। और फिर दूसरा कथन जो है, ईसीएल के द्वारा मल्टीपल यूजर सेगमेंट के तहत 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की डिमांड की जाएगी। तो ये दोनों कथन जो हैं ये सही है। और अगर हम बात करें तो भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत की जो महत्वाकांक्षी फेम सेकेंड योजना है उसमें संशोधन किया गया है और इसके तहत मार्की फोस्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फेम योजना के इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक बसों के घटक को राज्य द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसे ईसीएल के नाम से आप जानते हो, इसे आवंटित किया गया है। और फेम योजना के दूसरे चरण का प्रारंभ वर्ष 2019 में हुआ था, जिसे भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा 10,000 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 3 वर्ष की अवधि, जो 31 मार्च 2021 तक के लिए अनुमोदित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि फेम इंडिया मिशन के प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 2015 में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान करके उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत हम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रदूषण की समस्या से बच सकें और जो हमारी तेल पे जो निर्भरता है, डीजल पेट्रोल पे जो निर्भरता है, वो कम हो सके। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ILO और
यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट बाल श्रम वैश्विक आकलन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में है। दूसरा है, बाल श्रम की सर्वाधिक संख्या शहरों में है। तीसरा है, बाल श्रम की स्थिति में लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, जो कोडिंग दिए गए हैं, उस कूट के माध्यम से हम सही आंसर जानने की कोशिश करते हैं। पहला है 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है केवल 3, ओनली 3। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है 1 और 3। 1 और 3 जो ऑप्शन दिया गया है कूट के माध्यम से। तो पहला क्या है कथन, वो है विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में है, ये सही है। और तीसरा है, बाल श्रम की स्थिति में लड़कियों की तुलना में लड़कों में ये अधिक प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO के नाम से जानते हैं, उन्होंने चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड की रिपोर्ट जारी की है। और इसके मुख्य बिंदु पे हम अगर एक नज़र डालें तो दुनिया भर में बाल श्रमिक हैं, उन बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है, जिसमें पिछले 4 वर्षों में 8.4 मिलियन बाल श्रमिक बच्चों की वृद्धि हुई है और 20 वर्षों में बाल श्रम समाप्ति की प्रगति में बाधा आई है। और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 5 से 11 वर्ष के बच्चों के बाल श्रम में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाती है और वर्तमान में कुल बाल श्रमिकों की संख्या इसके आधे से अधिक इसकी आयु समूह के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 से 11 वर्ष के आयु के समूह के बच्चे जो हैं ये बाल श्रम के रूप में सर्वाधिक संख्या में है। और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की समाप्ति तक कोविड-19 महामारी के कारण 9 मिलियन बच्चों को बाल श्रम में जाने का खतरा है। अगर पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का सुरक्षात्मक कवरेज नहीं पहुंचाई जाए, अगर इनकी पहुंच नहीं बढ़ाई गई, तो यह संख्या 46 मिलियन तक होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि हम बाल श्रम के पीछे जो कारण होता है वो अशिक्षा होता है, वो गरीबी होती है, निर्धनता होता है, जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ाते नहीं हैं और कम उम्र में उन्हें नौकरी करने के व्यू से कि घर के लिए वो कुछ रोजगार करेंगे, कुछ पैसे कमा के लाएंगे जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो ये जो समाज की जो कुंठित विचारधारा है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और जो 5 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं, जिनको ये त्वरित रूप से इस आयु वर्ग के बच्चे ज़्यादातर इस तरफ झोंके जाते हैं बाल श्रम की दिशा में, तो इस ग्रुप के बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है और इनके लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता है और समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और हमने आज टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डेली का डोज 2 जुलाई के नाम से हमने डिस्कस किया और आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाएं, इसकी रीच पहुंचाएं, जिससे मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सके। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स फैमिली का मेंबर बन सके और वो इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं विदा चाहूँगा, फिर कल हाजिर होऊंगा आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर के साथ डेली के डोज के नाम से। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।